भावनाओं से पेट भर जाता है, झूठे वादों के सहारे जीते हैं। हम सब भारतवासी हैं, भारत में ही मर मर के जीते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। आपने पूरे देश में देखा होगा कि अभी ये एक वर्ष बाद दोबारा लॉकडाउन सरकारों द्वारा लगाया गया है, ज़्यादातर राज्यों में लगाया गया है। आप परिस्थितियां देखिए कि इन राज्यों में व्यापारियों की क्या स्थिति हुई है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी क्या स्थिति हुई है, जो अनेक परिवारों के एक दुकान से कम 8-10 परिवारों के पेट पलते हैं। क्या किसी ने ध्यान दिया कि उनके चूल्हे कैसे जलेंगे? क्या किसी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, कोई भी किसी भी प्रदेश में कोई भी सत्ताधारी दल हो, क्या किसी पार्टी ने इस तरफ ध्यान दिया कि व्यापारी पिछले लॉकडाउन के बाद इतनी खराब स्थिति में दुकानदार पहुंच गए थे कि उनके लिए पिछले लॉकडाउन के समय तो उन्होंने गरीब परिवारों की, जरूरतमंद परिवारों की अपनी तरफ से खूब जम के मदद की, लेकिन आज के समय उनके परिवारों की ये हालत नहीं थी कि वो किसी की मदद करें, बल्कि उनकी अपनी रसोई का खर्चा चलाना उनके लिए बड़ा भारी हो रखा था। तो फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके अब तक समय निकाला है। लेकिन सरकार ने सोनीपत की मैं बताऊं, हरियाणा में, पूरे हरियाणा में देखिए, सरकार ने जो समय रखा है दुकानों के लिए सुबह 7 से 12 बजे तक खोलने का, दोपहर 12 बजे तक, आप खुद देखिए इस समय पे कितना कस्टमर आता है। दुकानदारों का पेट कहाँ से पलेगा? कैसे उनके परिवारों को, कैसे वो बैंकों की किस्त देंगे, कैसे वो अपने बच्चों की फीस देंगे, कैसे वो बिजली के बिल भरेंगे, जबकि दुकानें बंद पड़ी रही फिर भी बिजली के बिल आएंगे और वो भरने पड़ेंगे, कोई उनको माफ़ नहीं करने वाला। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुकानों के किराए हैं, एक एक दुकान 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में किराए पे है, तो कहाँ से वो किराया निकालेगा? दुकान का मालिक किराया मांगता है, वो दुकानदार जिसने दुकान कर रखी है वो कहाँ से किराया देगा निकाल के प्रॉपर्टी मालिक को? लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है प्रॉपर्टी मालिक की भी, क्योंकि उसके परिवार का पेट भी उससे पलता है, तो वो कहाँ से किराया माफ़ कर देगा? और अनेक लोगों की नौकरियां चली गई इसमें, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते थे उनकी अनेक लोगों की नौकरियां चली गई। क्या किसी ने इस तरफ ध्यान दिया? किसी भी सरकार ने इस तरफ कोई भी एक नए पैसे का कोई पैकेज नहीं दिया है। कहाँ से ये परिवार गुजारा करेंगे? कैसे चलेगा इनका घर का खर्चा? ये चीज़ देखिए आप। ये सब के सब को शर्म नहीं आती। चुनाव की मीटिंग के लिए तो इनके पास समय है, लेकिन जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, देश मर रहा था, देश में अनेकों लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, उनकी कमी के कारण मौत हुई, लेकिन किसी ने आके नहीं देखा। जबकि चुनाव हो सकते थे, दूसरे तरीके से चुनाव प्रचार हो सकता था, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ये कर सकती थी कि चुनाव जो होंगे वहाँ पे प्रचार सिस्टम केवल मीडिया पे, जैसे टीवी चैनल्स पे हर पार्टी को समय दे देते, उस तरह भी चुनाव हो सकता है। दूसरा तरीका था कि आपको रैलियां ही करनी है तो रैलियों के लिए आप दिल्ली बैठ के या कलकत्ता बैठ के प्रचार कीजिए, और आपके 500, 1000, 2000 आदमियों तक की लिमिट का मैक्सिमम वो रखते, और उसमें 2-2 गज की दूरी पे आदमी बैठा के अपने वहाँ पे टीवी लगा देते, और उसके ऊपर आप जो भाषण दे रहे हैं वो भाषण लोग देखते। लेकिन इन्होंने भारी भीड़ दिखा के देश में कोरोना महामारी के वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना था। अभी पीछे मेरी एक से बात हुई, मैं बोला कि जो ये कुंभ का मेला था, इस कुंभ के मेले में इतनी भारी भीड़ लगी, हिंदू लोग बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे गए और वहाँ से पूरे देश में संक्रमण फैला। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, उनमें से 2 आदमियों ने ये कहा, एक लेडी थी, एक जेंट्स थे, कि कुंभ में गंगा पे जो चला गया, गंगा पे जाने के बाद में कोई भी संक्रमण नहीं फैल सकता, ना कोई संक्रमण फैला है, वहाँ से कोई नहीं मरा है। मैं बताता हूँ, सोनीपत सेक्टर 15 में रहता था एक राजवीर नाम का आदमी, और उस आदमी की वो कुंभ में गया था, वहाँ से आने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा और सेक्टर 15 के शमशान घाट में उसका दाह संस्कार हुआ।
उन लोगों के, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो किसी भी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं कि कुंभ से कोरोना महामारी का, कोरोना वायरस का ज्यादा फैलाव हुआ है और वो देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। तो कम से कम मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जागिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कुछ नहीं धरा है, इसमें कुछ नहीं है तो इंसानियत में है तो भारतीयता में है। अगर आप भारतीय बन के जिएंगे, अगर आप देश की सोच के जिएंगे तो देश को आप विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे। और अगर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस चीज में लड़ते रहेंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता। आप विकसित देशों की सूचियां देखिए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, क्या उन लोगों ने किसी धर्म के आधार पे नागरिकता दी है? हमारे देश पे एक और वो धर्म के आधार पर नागरिकता देने का वो पीछे कानून बनाने की बात हुई थी, वो अभी अटका हुआ है। मैं ये कहता हूं अगर धर्म के आधार पे आप करोगे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इन देशों में आप देखिए, इन देशों में ये केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं और उन लोगों के अंदर मुस्लिम आतंकवाद का इतना ज्यादा फैलाव हुआ, जो आतंकवादी हो जाता है फिर वो किसी धर्म का नहीं रहता, वो चाहे वो मुस्लिम हो, उसने मुस्लिम भी मारने हैं। तो उन लोगों को जो नुकसान भुगतना पड़ा है, अगर हमारा देश भी उसी रास्ते पे चला, अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़े, कट्टरवादी हिंदू बने, हिंदू हैं, हमें गर्व है, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल सनातन वैदिक धर्म को मानता हूं, ये मेरी चोटी देखिए, बिल्कुल सनातन धर्म से हूं, वैदिक धर्म को बिल्कुल मानता हूं, उसका अनुयायी हूं, मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं देश के अंदर अपने आप को हिंदू का मान के दूसरे धर्मों से नफरत करूं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं। मेरे देश का जो नागरिक है वो मेरे लिए भारतीय है, मैं भारतीय हूं, मेरे लिए इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। सबसे ऊपर सर्वोपरि मेरे लिए देश है, भारत है। और भारत से बढ़ के जिस आदमी ने भारत से बढ़ के अपने धर्म को मान लिया, वो इस देश का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर देश को आगे लेके जाना है तो इस धर्म की, जाति की संकीर्ण मानसिकता को हमें त्यागना होगा और आगे जो वोट देनी होंगी इन भावनाहीन लोगों को छोड़ के, जो ये भावनाहीन सत्ता में बैठे हैं, जितने भी नेता हैं सबके सब भावनाहीन हैं। अगर इन्होंने किसी में भी मानवता नाम की चीज होती तो आज इस तरह हमारे देश के नागरिक नहीं मरते। तो इन भावनाहीन आदमियों को छोड़ के आप लोगों को वोट सोच समझ के देनी होंगी और अच्छे लोगों को आगे लाने की जरूरत है। आप लोग खुद, मैं युवाओं से अपील करता हूं, आप राजनीति में आइए, इस देश की बागडोर संभालिए। आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का तो आप करिए। अगर आपके अंदर है, युवा ही इस देश का बेड़ा पार कर सकते हैं। जो ये 70 साल से 68 साल से 70 साल से ऊपर के नेता हो चुके हैं, ये इस देश का भला नहीं कर सकते। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस 65 साल से ऊपर का नहीं हो सकता, हमारे संविधान के अनुसार 65 साल का होने के बाद आदमी के दिमाग की स्थिति वो नहीं रहती कि वो सही फैसले ले सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नहीं बन सकता तो यहां देश की बागडोर आप इन 65 से ऊपर के नेताओं को सौंपते हैं। क्या सोच के सौंपते हैं? क्या आपको नहीं पता? हमारे बल्कि हिंदुओं में तो ये कहा भी जाता है कि 60 से ऊपर होने के बाद हिंदू का बूढ़ा है जो सठिया जाता है। तो ये कुछ सोच समझ के कहावतें बनी होंगी समय के अनुसार, लेकिन आज मैं कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सठिया जाता है। ऐसे बहुत से आदमी मैंने देखे हैं जो 70, 75, 80 के भी हो चुके हैं और वो बहुत बढ़िया हमें शिक्षाएं देते हैं। तो आप सोच समझ के इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और देश को आगे ले जाने की तरफ काम कीजिए। और आपके लिए एक रास्ता खुला है। मैं कहता हूं आप आइए, आगे आइए, देश की बागडोर संभालिए। अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपको आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। आप आइए, राजनीति में आइए। अगर आप राजनीति में नहीं हैं तो आप अपने से अयोग्य आदमियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं।
वो आपके ऊपर राज करते हैं। आप योग्य हैं तो उन अयोग्य आदमियों को, उन अनपढ़ आदमियों को क्यों आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं? आपको अपने ऊपर विश्वास है तो खुद आप आगे आके बागडोर संभालिए। और मैं कहता हूं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी का नारा है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।